हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ये आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपकी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सीडीपी का जो 30 नंबर का पोर्शन आएगा उसके लिए, और जो हिंदी में 15 नंबर का पोर्शन आएगा उसके लिए। तो एचटेट के लिए स्पेशली है ये, क्योंकि एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है 2014 और 2014 से पहले के ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। और सीटेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में भी पेडागोजी पूछी जाती हैं। तो आप इसको कहीं से भी सर्च करके देख सकते हैं कि हिंदी पेडागोजी के एचटेट के 2014 से पहले के ईयर्स के क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि 2014 में और 14 से पहले पेडागोजी के क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो नहीं देखते ही नहीं है। तो सबसे पहले नहीं को देखते ही आपको पेपर में अंडरलाइन कर लेना है, जिससे कि आपको वो हाईलाइटेड दिखे कि यहाँ पर हमारा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। किस में नहीं आती है? संकोची स्वभाव में, आत्मविश्वास की कमी में, मानसिक अस्वस्थता में, मानसिक स्वस्थता में। देखो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे नेगेटिव दिख रहे हैं, तो मानसिक स्वस्थता में नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण। भाषा को सीखने के लिए मतलब एक शिक्षण मतलब टीच कराने के लिए एक पर्टिकुलर वातावरण, एक अच्छा वातावरण क्या हो सकता है? आइडियल वातावरण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना और भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। तो आपको देखते ही ऑप्शन ये भाषा की शुद्धता वाला दिखेगा, बट ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें भाषा के शिक्षण का आदर्श वातावरण देखना है ना, कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। सबसे बेस्ट क्या होगा? जब बच्चा बोलेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, उसको पर्टिकुलर अवसर दिए जाएंगे, मौका दिया जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट वातावरण रहेगा। जितना बच्चा बोलकर एक्सप्रेस करेगा हम स्टूडेंट की ग्रोथ उसमें ज़्यादा करा सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लेवल का पता चलेगा, उसकी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। नेक्स्ट है आपका, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है? अब भाषा प्रवाह का मतलब है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो ये हमारा भाषा का प्रवाह है। अभिव्यक्ति कि हम अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम अभी एक्सप्रेस करेंगे अपनी बातों को, ये बच्चों का मतलब मूल्यांकन करने का तरीका कौन सा हो सकता है, कि बच्चे भाषा का प्रवाह सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका उपयुक्त मूल्यांकन कैसे हो सकता है। अब उसके बोलने की बात है, लिखित परीक्षा से तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लिखित में तो लिखी जाएंगी। अब उसके बोलने का कैसे पता चलेगा हमें? वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, वस्तुनिष्ठ का मतलब है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वो भी दे देंगे तो भी हमें कोई भी पता नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। जैसे हमने सीधा पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, वो सीधा बता देगा दिल्ली है। उससे उसकी और हमें थॉट प्रोसेस तो नहीं पता चली ना क्या है उसके पीछे। हमें मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस तरीके से देना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकें। तो मौखिक वार्तालाप, जब बच्चे मौखिक रूप से वार्तालाप करके बोलकर बताएंगे सारी बातें, तब हमें पता चलेगा कि उसका भाषा का प्रवाह कैसा है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति का कौशल उसके अंदर अच्छा है या फिर कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा। अब बहुसांस्कृतिक कक्षा का क्या मतलब होता है? जहाँ पर अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट आते हैं और वो आपस में उसके बारे में बातें करते हैं। तो जो टीचर है भाषा का, मतलब इंग्लिश या हिंदी का जो टीचर है, उसे किस बात पर बल देना चाहिए? बच्चों को भाषा के प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, कि टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसके मौके दें उसको। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। हमारी जो बुक है उसके हर एक लेसन को बच्चों को अच्छे से समझाना। नेक्स्ट है आपका,
बच्चों को व्याकरण सिखाना। नेक्स्ट क्या है आपका? बच्चों को व्याकरण सिखाना। और इससे अगला है आपका स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमें पता चले कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए टीचर को? बच्चों को भाषा के प्रयोग पर अधिक से अधिक अवसर देना। जब हम ज़्यादा उसको अवसर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि अलग-अलग जो कल्चर की रीति रिवाज हैं और उनके अलग-अलग कल्चर में कुछ-कुछ वर्ड्स अलग होते हैं भाषाओं के। जैसे कि यूपी का कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को कुछ और कहता है और हरियाणा का कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को कुछ और कहता है। तो अलग-अलग हम लोग कल्चर को तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी भाषा के प्रयोग करने के उसको अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? तो विद्यार्थियों में भाषा की रुचि मतलब भाषा के लिए उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, विकास हो मीन्स इंटरेस्ट डेवलप हो, उसका उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है? विद्यार्थी को व्याकरण का ज्ञान बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना या फिर उपयुक्त सभी। तो ऐसा कब हो सकता है? इसने क्या पूछा है कि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करना है। तो जब हमें रुचि का विकास करना होता है ना, तो सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर। व्याकरण अगर हम बच्चे को डायरेक्ट करवाने लग जाते हैं ना, तो बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। अब नेक्स्ट आपको पाठ्य पुस्तक हम उसको पढ़वाने लग जाएंगे तब भी उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, मतलब अगर हम उसे ओरली ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझाएंगे और उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे टॉपिक के अंदर, उसके घर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, उसके गेम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तब जाके उसको भाषा के अंदर रुचि पैदा होगी। जैसे उसके घर के मेंबर्स के नाम अगर हम उसे बोलते हैं कि आपके घर के सभी मेंबर्स के नाम बताओ, आज तक आप कहाँ-कहाँ गए हो, तो उन जगहों के नाम बताएगा वो। तो इस तरीके से अपने रिलेटेड चीज़ों के नाम बताएगा तो हम उसको बताएंगे कि ये सभी चीज़ें संज्ञा होती हैं। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम्पल देके उसको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से आई के डेविस की देन है। आई के डेविस ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी क्या देन है? शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, उद्देश्यों का वर्गीकरण, व्यवहारगत उद्देश्य, आत्मबोध का सिद्धांत। तो इनमें से आई के डेविस ने दिए थे शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। शिक्षण अधिगम की जो पर्टिकुलर व्यवस्था है उसको दिया था इन्होंने आई के डेविस ने। ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन एचटेट के अंदर हर बार 1 या 2 नंबर के ज़रूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो हर बार ही आता है। ठीक है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का करने, छोड़ने नहीं है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था, कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसलिए आपके 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, लेखन, पठन, श्रवण, कथन और अर्थ भाव ग्रहण आदि हिंदी शिक्षण के किन उद्देश्यों से संबंधित हैं? कह रहा है ये जो लेखन, पठन और श्रवण मतलब सुनना, कथन और अर्थ भाव को ग्रहण करना हिंदी शिक्षण, हिंदी पढ़ाने के कौन से उद्देश्यों से रिलेटेड है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है या फिर सर्जनात्मक उद्देश्य से या फिर कौशलात्मक उद्देश्य से या अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से? अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई, लिखना भी, पढ़ना भी, सुनना भी, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कौशलात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है। किससे उद्देश्य से? कौशलात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, लिखित कार्य का संशोधन लिखित कार्य के संशोधन की कितनी विधियां हैं? लिखित कार्य के संशोधन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। लिखित कार्य का जो संशोधन करना है मतलब उसमें चेंजेस करने हैं तो उसकी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली पद्धति कौन सी है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा शिक्षा देने वाली पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी है। ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि ये साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका,
भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकृत रूप दिया है। जो भावात्मक उद्देश्य होते हैं हमारे इमोशनल मोटिव जो होते हैं उनका वर्गीकृत रूप दिया है। किसने दिया है ये भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकृत रूप? ब्लूम, क्रथवेल और मसिया तीनों ने ही दिया है। ब्लूम, क्रथवेल और मसिया तीनों ने ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विधि द्रुत अध्ययन की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी विधि द्रुत अध्ययन की विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी द्रुत अध्ययन की विधि नहीं है? द्रुत अध्ययन होता क्या है? द्रुत अध्ययन होता है जब बच्चा खुद बुक्स वगैरह को पढ़ के अपनी नॉलेज इंक्रीज करता है ना, उसको बोलते हैं हम द्रुत अध्ययन। मतलब सेल्फ नॉलेज इंप्रूव करने के लिए वो खुद स्टडी कर रहा है। सहायक प्रणाली विधि, पर्यवेक्षण विधि और स्वतः अध्ययन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो कौन सी विधि इसमें से नहीं है द्रुत अध्ययन से रिलेटेड? सहायक प्रणाली विधि, पर्यवेक्षण विधि, स्वतः अध्ययन विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि में कोई प्रश्न पूछेगा और वो फिर उत्तर देगा। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, क्योंकि ये सारी तो सेल्फ में होती हैं हेल्पफुल, मतलब द्रुत विधि में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उच्चारण का मतलब है कि उसके बोलने का लहजा, जैसे हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए आप क्या करेंगे? उसकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कई बच्चे श को स पढ़ते हैं, ठीक है, और स्कूल को स्कूल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए क्या करेंगे? किसी अन्य छात्र की सहायता लेंगे या फिर शब्द का विभाजन करके श्याम पट पर लिख देंगे। श्याम पट बोर्ड को बोलते हैं, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसको श्याम पट बोला जाता है। कह रहा है कि शब्द का विभाजन करके, जैसे शब्द को तोड़कर, जैसे मैंने ये शब्द विभाजन लिखना है तो ऐसे लिख दूंगी शब्द विभाजन, तो इसको तोड़ कर लिखेंगे, या फिर स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे, या फिर हम खुद सही बोलेंगे तो बच्चा खुद सही बोलेगा। अब नेक्स्ट है आपका, स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे और छात्र को पुनरावृत्ति करवाएंगे। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, कि खुद सही बोलेंगे ना, फिर बच्चे को भी वही चीज़ दिखेगी और सुनाई देगी, तो इसलिए फिर छात्र को बोलेंगे कि आप इसको रिपीट करें। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करें मेरे साथ। जैसे मैंने बोला उच्चारण, तो बच्चे को बोलेंगे कि बोलो भाई उच्चारण, तो फिर वो हमारे साथ बोलेगा तो वो सीखेगा उस प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यहाँ पर है ना बहुत सारे वर्ड्स पेडागोजी के अंदर और साइकोलॉजी का जो होता है पोर्शन, उसके अंदर हमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में हमें समझ नहीं आते, तो आप ज़रूर इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। देखो ये तो हिंदी है, हिंदी वाली जो पेडागोजी है वो तो आपको हिंदी में ही मिलेगी, इसमें तो नहीं मिलेगा। बट पेडागोजी का जो 30 नंबर का CDP का पोर्शन आएगा फर्स्ट में साइकोलॉजी का, और इंग्लिश की जो पेडागोजी आएगी 15 नंबर की, इन दोनों में आप इंग्लिश को प्रेफर करें। ये भी इंग्लिश में ही मिलेगी, यहाँ तो आपको कोई हेल्प मिलेगी ही नहीं। यहाँ पर जो 30 मार्क्स का जो पोर्शन आएगा इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखेंगी, तो आप हिंदी वाले के साथ साथ इंग्लिश वाला भी जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें हिंदी में समझ नहीं आता और इंग्लिश में हम समझ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ में कॉमनली यूज़ होता है इसलिए। तो यहाँ पर देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब ये वर्ड मैं आपको दौड़ के बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। टेली मतलब टेलीफोन से जो कॉन्फ्रेंस करते हैं हम, वीडियो कॉलिंग में कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो सामने वाले से कोई मीटिंग चल रही है, हम लोग कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की सहायक सामग्री है? देखो जब आप वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हो तो आपको सामने वाला दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो कैसी है? श्रव्य तो नहीं है, क्योंकि श्रव्य में तो सिर्फ सुनेगा, तो वो तो ऑडियो कॉलिंग हो गई। और दृश्य सामग्री मतलब सिर्फ दिखेगा आपको, दृश्य और श्रव्य सामग्री, तो दिखेगा भी और आप सुन भी सकते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग अगर वर्ड को समझ जाएंगे तो ऑप्शन को आप जल्दी क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, संरचनात्मक पद्धति किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? संरचनात्मक मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल्ड पद्धति किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? कौन से टीचिंग सूत्र मतलब फॉर्मूला पर आधारित है? अज्ञात से ज्ञात की ओर,
मतलब बच्चे को किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और उसको डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि भई ये होती है संज्ञा, ये होते हैं सर्वनाम और ये होते हैं विशेषण। तो ऐसे तो वो समझ जाएगा क्या? मैंने आपको बताया कि इतने सारे नाम उस बच्चे से पूछेंगे हम, तो अगर हम बिना नाम पूछे ही उसको डायरेक्ट बोलेंगे भई संज्ञा होते ही किसी चीज़ का नाम ये वो, तो वो मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएगा। देखो समझना तो उसे लास्ट में पड़ेगा ही कुछ टाइम के बाद, बट वो ज़्यादा ईज़ी तरीके से कैसे समझ पाएगा कि उसको हम पर्टिकुलर बोलेंगे ये जितने सारे नाम तुमने बताए हैं, इनको हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जटिल से सरल की ओर। जटिल मतलब टफ और सरल मतलब ईज़ी। अब पहले किसी बच्चे को आप टफ सिखा दो, फिर आप उसको ईज़ी सिखाओगे तो उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होएगा। वो सोचेगा मैं कब भागूँ इस टीचर की क्लास से। मुझे बस अब कहीं जाना है और वो फटाफट से बहाना बना के आपको वॉशरूम के लिए चला जाएगा या फिर पानी पीने के लिए चला जाएगा। तो जटिल से सरल वाला भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका सरल से जटिल की ओर। तो सबसे पहले हम बच्चे को बहकाते हैं। जैसे बहुत सारे टीचर्स कहते हैं ना कि हम बहकाते हैं पहले और फिर हम उसको सिखाते हैं। तो बहकाते हैं पहले उसको ईज़ी चीज़ें करवा के और फिर जटिल की ओर टफ़ की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है टीचिंग के अंदर। और जैसे हम लोग करते भी हैं क्लासरूम के अंदर क्या होता है, बच्चों को पहले कुछ ड्राइंग करवाते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। कुछ भी अगर उसके अंदर ड्रॉ करने वाला होता है ना, तो उसको बोर्ड के ऊपर ऐसे ड्रॉ करके हम लोग कुछ क्रिएटिव सा करते हैं, जिससे कि बच्चे को ना इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर वो उसकी ड्रॉ करता है, फिर उसके बारे में पूछता है, फिर उसकी क्यूरियोसिटी निकलती है। तो इस तरीके से हम लोग पहले उस मेथड को यूज़ करेंगे जो सरल है, फिर उसको जटिल की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कब पढ़ाया जाए, निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। मतलब कब पढ़ाया जाए। अब देखो पर्टिकुलर टाइम भी होता है पढ़ाने का, कि टीचर क्लासरूम में आया है, वो 40 मिनट का सेशन है, वो सोचेगा कि मैं तो आते ही बस जुट जाऊं और 40 मिनट तक मैं लगा रहूं। तो ऐसे तो बच्चे को कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। वो सोचेगा बस ये जाए और फिर मैं फटाफट से अपना कुछ काम करूं। इस तरीके से मतलब वो बच्चा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। तो कब पढ़ाएगा, पढ़ाने का पर्टिकुलर टाइम, रुचि के सिद्धांत पर, चयन के सिद्धांत पर, और नेक्स्ट है आपका नियोजन के सिद्धांत पर, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कब पढ़ाया जाए, जब उसकी रुचि होगी तब पढ़ाएंगे हम। जब वो चयन खुद चूज करेगा तब पढ़ाएंगे हम। रुचि के सिद्धांत में मतलब पर्टिकुलर उसकी रुचि का सिद्धांत होगा। ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बच्चों के इंटरेस्ट की नहीं होती है, पर हमें उसके इंटरेस्ट की बनानी पड़ती हैं। तो हम पर्टिकुलर नियोजन के सिद्धांत पर, जो हमने प्लानिंग करी हुई है ना, उसके सिद्धांत पर देखते हैं। उसके सिद्धांत पर हम लोग बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको उस चीज़ के लिए रेडी करते हैं, फिर उसको ईजीली समझाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन के बारे में असत्य क्या है। अब यहाँ पर फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया है, असत्य। कह रहा है मूल्यांकन, इवेल्युएशन को बोलते हैं मूल्यांकन, इवेल्युएट करना, बच्चे की जांच करना के बारे में इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। क्रिया अनुसंधानों से संबंधित नहीं है। क्रिया अनुसंधान मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं। क्रिया अनुसंधानों से संबंधित नहीं है मूल्यांकन। अब नेक्स्ट है आपका अध्यापक अपने छात्र का विभाजन सॉरी अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में से वर्गीकृत कर सकता है। मतलब अपने स्टूडेंट्स को वो अलग अलग ग्रुप में बांट देगा कि ये बच्चे इधर हो जाओ, ये इधर हो जाओ, ग्रुप में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है आपका छात्रों को शैक्षिक प्रगति के बारे में बताता है। अब बच्चों को ओरली बताएगा कि शैक्षिक प्रगति ऐसे होती है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो सभी तो सत्य नहीं है। अब इनमें से असत्य कौन से है। शैक्षिक प्रगति के बारे में बताएगा, ये बिल्कुल सही बात है कि अब अगर आप इतना अच्छा कर लोगे तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये वो, ये तो टीचर्स का काम होता है ना बोलना, तो ये तो बताएंगे। अब ग्रुप में डिवाइड कर देगा बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से भी सीख सके, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं वो कर सकें। क्रिया अनुसंधान, अब जो क्रिया अनुसंधान है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा सीखते हैं ना, और उनका टेस्ट भी किया जा सकता है कि वो किस तरीके से उन्होंने क्या सीखा है। तो संबंधित नहीं है बोल दिया इसने, तो ये नहीं लगाकर इसने इसको गलत कर दिया है और यही हमारा असत्य है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस अभिलेख में
छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता की जांच का ब्यौरा होता है। अब इनमें से कौन से अभिलेख में छात्रों की योग्यता भी दी होती है, रुचि भी दी होती है और क्षमता भी दी होती है और उसकी जांच का ब्यौरा होता है कि उसको कैसे जांचा जाए। निरीक्षण अभिलेख में कि कैसे निरीक्षण उसका किया जाए। संचयी अभिलेख में कि उसके जो संचय का मतलब होता है सेव करना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। शैक्षिक दैनिक तो देखो संचयी में सारा कुछ संचयन करके रख लिया है, उसकी योग्यता भी, उसकी रुचि भी, उसकी क्षमता भी, सारी चीज़ों का ब्यौरा उसका इकट्ठा कर लिया है। कौन से अभिलेख में? संचयी अभिलेख में। तो संचयी अभिलेख हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका लेखन शिक्षण से संबंधित रचनात्मक देन है। लेखन शिक्षण से संबंधित रचनात्मक देन कौन सी विधि में है? रचनात्मक विधि मतलब रचना करेगा, क्रिएटिव करेगा कुछ। पेस्टोलॉजी की है, ये किसकी है? पेस्टोलॉजी की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। रचनात्मक किसकी है? पेस्टोलॉजी की है, पेस्टोलॉजी की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये आपके लिए और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन करने से अदर क्वेश्चन करने की भी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।